नमस्कार, स्वागत है आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन की हमारी एक क्लास हो चुकी है। आज हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, नर जनन तंत्र हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मादा जनन तंत्र के कुछ प्रमुख अंग होते हैं, जैसे एक होती है आपकी ओवरी, इन्हें कहते हैं अंडाशय। ठीक है, और ये प्रमुख मादा जनन अंग है। ये प्रमुख मादा जनन अंग है, यानी कि मुख्य मादा जनन अंग कौन सा है, क्वेश्चन आएगा ओवरी। ठीक है, और ऐसे ही मुख्य नर जनन अंग आपसे पूछा जाता था, तो वो कौन सा था, वो था आपका टेस्टिस। टेस्टिस यानी कि वृषण। ये मेल में थे और ये फीमेल में है। ठीक है, ओवरी अंडाशय, इनका काम होता है स्पर्म निर्माण करना टेस्टिस का, और अंडाशय का काम होता है अंडे यानी कि ओवा का निर्माण करना, और इनका काम होता है स्पर्म का निर्माण करना। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो उस क्रिया को कहते हैं निषेचन। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट से ही किसका निर्माण होता है, बेबी का या बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये प्रमुख जनन अंग है मादा का, ओवरी या अंडाशय, और पुरुष का कौन सा है, टेस्टिस या वृषण। लेकिन कुछ सहायक अंग भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे यहां, जैसे गृह ग्रीवा है। गृह ग्रीवा को हम सर्विक्स कहते हैं। जैसे योनि है, वेजाइना, गर्भाशय है, यूट्रस। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम है, बेसोलिन ग्रंथि है, और भी कई सारे अंग हैं जिनके बारे में हम यहां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवरी या अंडाशय के बारे में। देखिए, महिलाओं में जो मासिक धर्म है उसकी शुरुआत होती है लगभग 12 से 14 वर्ष की अवस्था में। कुछ लोगों में थोड़ा बहुत लेट कभी कभी हो जाता है, ये अपवाद स्वरूप, वरना महिलाओं में प्यूबर्टी की शुरुआत कब होती है, आपसे ये क्वेश्चन आता है, या मासिक धर्म की शुरुआत कब होती है, ये प्रश्न आता है आपसे, तो 12 से 14 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, महिलाओं में 12 से 14 वर्ष की अवस्था में यहां से मासिक धर्म की शुरुआत होती है। मासिक धर्म क्या होता है ये भी हम जानेंगे यहां। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवरी या अंडाशय के बारे में, या अंडाशय। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहां पर ये 2 ओवरी होती है महिला में, 2 ओवरी होती हैं, 2 अंडाशय होती हैं। ये बीच वाला हिस्सा जो है ये गर्भाशय है, इसके नीचे ये योनि है, और बीच वाला ये जो पार्ट पतला सा है इसे सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो नलिकाएं जा रही हैं इनको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और हिंदी में इन्हें कहते हैं अंडवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनी। तो यहां पर 2 ओवरी होती है महिला में। ठीक है, और हर महीने एक ओवरी इनमें से सिलेक्ट होती है। जैसे एक महीने ये वाली ओवरी सिलेक्ट होगी तो अगले महीने ये वाली। ऐसा नहीं है कि दोनों ओवरी एक साथ ओवा का निर्माण करती है, नहीं, एक महीने में केवल एक ओवा बनता है एक ओवरी में। ठीक है, और ये वाली ओवरी जब इस महीने ओवा उत्सर्जित कर देगी तो अगले महीने ये वाली ओवरी ओवा उत्सर्जित करेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों ओवरी एक साथ ओवा का उत्सर्जन करती हैं। अब यहां से आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, महिलाओं में ओवरी कितनी होती हैं, 2। इनकी संख्या कितनी होती है, 2। इनका काम क्या है, इनका वर्क क्या है, इनका वर्क है अंड का निर्माण करना। इसको अंडज भी कह देते हैं, या अंड का निर्माण करना, है ना, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओवा को हम अंड या ओवम भी कह देते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम है, इसको डिंब भी कह देते हैं, डिंब। तो ओवरी का काम है ओवा का या अंड का निर्माण करना। ओवरी को अंड के निर्माण के लिए एक हार्मोन प्रेरित करता है, जीटीएच हार्मोन। जीटीएच हार्मोन उत्सर्जित होता है पीयूष ग्रंथि से।
जीटीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि इस जगह उपस्थित होती है। यहाँ नाक की जो स्फिनोइड हड्डी है इसके पीछे एक गड्ढा होता है सेला टर्सिका, वहाँ पर उपस्थित होती है पीयूष ग्रंथि। ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ये हार्मोन उत्सर्जित करती है। अब ये हार्मोन जीटीएच है और जीटीएच दो टाइप का होता है, एक होता है एफएसएच और एक होता है एलएच। एफएसएच का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जैसे ही उत्सर्जित होगा, ये हार्मोन ओवरी के पास पहुंचता है। जैसे ही उत्सर्जित होगा महिला के शरीर में, ये ओवरी के पास पहुंचेगा अंडाशय के, और अंडाशय से कहेगा कि आप अंड का यानी कि ओवा का निर्माण शुरू कर दो। ये ओवा है, अभी मैंने आपको बताया। तो अंड का निर्माण या ओवा का निर्माण शुरू करने के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? एफएसएच। इसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसे कहते हैं या अंड निर्माण का हार्मोन कहते हैं। अब यहां ओवा का निर्माण हो गया। अब ओवरी में, अब देखिए ओवा का निर्माण चलता है 14 दिन तक, 14 डेज तक यहां ओवा का निर्माण होता रहता है और 14 दिन के बाद ओवा का उत्सर्जन होता है यहां ओवरी से। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये एक ओवा है, लगभग गोल आकार का होता है महिला का जो ओवा होता है अंड, इस तरीके से, और बीच में इसमें केंद्रीय पार्ट होता है, इसका केंद्रक कह सकते हो, न्यूक्लियस इसे कहेंगे। अब ये जो ओवा है, ओवा जिस जगह से उत्सर्जित होता है, मान लीजिए ये एक ओवरी का हिस्सा है और यहां से ओवा आपका अलग हट गया, इस जगह से जहां से अलग हटता है उस जगह पर एक गड्ढा सा बन जाता है इस तरीके से, और इस गड्ढा को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस गड्ढे को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम इस गड्ढे को कहते हैं। ठीक है, अब ये गड्ढा जो है, आपसे क्वेश्चन आता है यहाँ से कि अंड जहाँ से उत्सर्जित होता है उस जगह पर जो एक गड्ढा सा बन जाता है, जगह खाली रह जाती है, उस जगह को क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब क्या होता है, देखिए यहाँ से अंड निकला और निकलकर वो पहुँचता है फैलोपियन ट्यूब में। ये जो नलिका आपको दिख रही है ये फैलोपियन ट्यूब है। ओवरी के बारे में हमने जान लिया। ओवरी का काम होता है अंड का यानी कि ओवा का निर्माण करना। ओवा को हम क्या कहते हैं? डिंब भी कह देते हैं। महिलाओं में 2 ओवरी पाई जाती हैं और हर महीने एक ओवरी, दूसरे महीने अगली ओवरी, इस तरीके से ये ओवा का निर्माण करती हैं, अंड का निर्माण करती हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही अंड उत्सर्जित होता है 14वें दिन, कभी कभी ये एक दिन लेट हो जाता है, कुछ महिलाओं में 15वें दिन हो जाता है, कुछ महिलाओं में एक दिन जल्दी हो जाता है। अब यहां से ओवा निकला, अंड निकला और कहां पहुंचा? यहां पहुंच गया फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ते हुए एक जगह होती है जिसे बोलते हैं एम्पुला। ये यहां पर एम्पुला है। ठीक है, यहां पर मैंने बनाया हुआ है। अब यहां से निकलकर ये एम्पुला में पहुंचता है। यहां एम्पुला के पास जाकर क्या होता है, ये वेट करता है। यहां देखिए फैलोपियन ट्यूब के बारे में हमने पढ़ा है, इसे अंड वाहिनी या डिंब वाहिनी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब अगली हेडिंग है हमारी, अगला अंग है फैलोपियन ट्यूब। पहली बात, इसका एक नाम है अंड वाहिनी क्योंकि अंडे को वाहित करती है, और दूसरा है डिंब वाहिनी। बात एक ही है। अब देखिए फैलोपियन ट्यूब का पहला काम है, पहली बात तो यहां पर निषेचन की क्रिया होती है। आपसे क्वेश्चन आता है कि निषेचन की क्रिया कहां होती है? निषेचन का मतलब है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है निषेचन। निषेचन का मतलब क्या है? देखिए जो ओवा बना था यहां, ओवा यहां से निकलकर कहां पहुंचता है? फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। और जब ये ओवा यहां उत्सर्जित होता है, ओवा कब उत्सर्जित होता है? मैंने आपको बताया 14वें दिन। 14 दिन का निर्माण हो गया इसका, उसके बाद ये उत्सर्जित होता है। अगर इसी दौरान महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाएगी तो यहाँ पर योनि में वीर्य छोड़ दिया जाएगा जिसमें बहुत सारे शुक्राणु होते हैं पुरुष के द्वारा। अब ये यहाँ से वीर्य का एक पार्ट या शुक्राणु जो है ये इधर की साइड चलते हैं, यहाँ से स्पर्म चलते हैं, यहाँ से स्पर्म चलते हैं, गर्भाशय से होते हुए ये फैलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं। और यहाँ फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही स्पर्म पहुँचेगा
और ये ओवा के साथ, ये पुरुष की तरफ से मेल की तरफ से स्पर्म आया है और ये ओवा है जो फीमेल की तरफ से आई है। यहां से इसकी पूंछ बाहर ही गिर जाती है और ये इसमें अंदर प्रवेश कर जाता है। ओवा और स्पर्म का मिलना की जो क्रिया है यही कहलाती है निषेचन या फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है? ओवा और स्पर्म का मिलना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन। अब यहाँ निषेचन की क्रिया, तो ये क्रिया होती कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब में। ये आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है, हजारों बार अब तक पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनी में या डिंब वाहिनी में। ठीक है। एक और चीज, यहां पर निषेचन की क्रिया हो गई। एक और चीज है, एक और काम करती है ये। क्या काम करती है? हमने देखा होगा, एक और क्वेश्चन बनता है इससे, हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं? नसबंदी करवा लेते हैं, महिला नसबंदी जिसे कहते हैं। महिला नसबंदी में ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसी को काट देते हैं, इसको काट देते हैं और इसे काटकर इसमें गांठ लगा देते हैं, बांध देते हैं इसे। तो उसमें क्या होता है, जब यहाँ से बीच में से इसे कट कर देंगे तो यहाँ से ओवा निकलेगा और वो नहीं पहुँचेगा, यहाँ से ओवा निकलेगा और वो गर्भाशय के पास नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब यहाँ से ओवा नहीं पहुँचेगा तो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। समझ में आ रहा है? और ये एक स्थायी उपबंध है। तो जो महिला नसबंदी है, महिला नसबंदी, देखिए महिला नसबंदी में क्या करते हैं? इसको काटकर बांध देते हैं, धागे से बांध देते हैं, है ना? समझ में आ रहा है आपके? तो ये इस तरीके से ये काम करती है। महिला नसबंदी में किसको काटा जाता है? तो फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है या अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट काम हो गया। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम आपको बताइए, यहां से ओवा प्रवाहित होकर कहां पहुंचता है? गर्भाशय तक पहुंचने का रास्ता प्रदान करती है फैलोपियन ट्यूब। तो ये तीन इंपॉर्टेंट काम होते हैं डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी के फैलोपियन ट्यूब के। ठीक है, जिसमें से दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। निषेचन की क्रिया कहां होती है? अंडवाहिनी में होती है। अब यहां देखिए निषेचन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। निषेचन दो तरीके का होता है, फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है। फर्टिलाइजेशन दो तरीके का होता है। एक होता है अंतः निषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। एक होता है अंतः निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन में क्या होता है? जब निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो, जब यहीं पर हो तब इसे कहेंगे अंतः निषेचन। ठीक है। और जब फैलोपियन ट्यूब के बाहर कहीं निषेचन हो तो उसे कहेंगे बाह्य निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब आप सोच सकते हैं कि यहां से बाहर सर कैसे हो सकता है फर्टिलाइजेशन? तो ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोग में आजकल जो नशा वसा की आदतों के कारण क्या होता है, उनके जो स्पर्म है वो इतने कमजोर होते हैं कि वे स्पर्म यहां तक नहीं पहुंच पाते, फैलोपियन ट्यूब तक, यहां से निकलकर फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते और महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, जिसका कारण महिलाओं को माना जाता है जबकि असली कारण होता है पुरुष। ठीक है। अब यहां हमें ये देखना है कि फिर क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में? फिर ऐसी कंडीशन में हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं और वो टेस्ट ट्यूब बेबी का रास्ता अपनाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या मतलब होता है? एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस तरीके से प्रयोगशाला में आपने टेस्ट ट्यूब देखी होंगी, इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में महिला का यहां से ओवा और पुरुष का स्पर्म यहां करते हैं बाहर। यानी कि फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है? निषेचन की क्रिया गर्भ के, महिला के गर्भ के बाहर हो रही है या फैलोपियन ट्यूब के बाहर हो रही है। टेस्ट ट्यूब जो प्रयोगशाला में एक नली होती है, ठीक है, परख नली जिसे आप कहते हो, उसमें क्या करते हैं? एक ओवा और स्पर्म छोड़ देते हैं जिससे वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और यहां क्या बन जाता है टेस्ट ट्यूब में? जाइगोट। और उस जाइगोट को फिर हम पहुंचा देते हैं कहां? इस महिला के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। तो बच्चे का जो निर्माण है, निर्माण तो यही होता है महिला के गर्भ में या गर्भाशय में, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहां होता है? शरीर से बाहर, महिला के शरीर से बाहर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बाह्य निषेचन हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ये अंतः निषेचन हो गया। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है ये आप लोगों के समझ में आ गया यहां से। तो निषेचन से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं
यहाँ तक आपके मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये इसका काम क्या है फैलोपियन ट्यूब का। अब देखिए यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में अंड पहुँचने के बाद दो चीज़ें, दो कंडीशंस होती हैं, ये और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही अंडा पहुँचेगा दो कंडीशंस होती हैं यहाँ से, ठीक है। क्या क्या होती हैं कंडीशंस? जैसे ही यहाँ ओवा पहुँचा तो दो कंडीशन होती हैं, अगर महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाएगी तो निषेचन हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन होती है अगर महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं जाएगी तो निषेचन नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए अगर निषेचन नहीं होगा तो मासिक धर्म होगा, ठीक है, या जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाएगा तब यहाँ बेबी का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो हमें दो कंडीशन समझनी है। पहली कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन है जब निषेचन नहीं होता, जब निषेचन नहीं होता, यानी कि यहां पर मेल की तरफ से स्पर्म नहीं पहुंचा है, तब यहां क्या होगा? देखिए तब ये जो ओवा होता है ना, ओवा का जीवन काल होता है 72 घंटे का, 72 आवर्स। 72 घंटे तक ये वेट करता है। 14 दिन बाद तो ये निकला था, ठीक है, और उसके बाद 72 घंटे यानी कि 3 दिन तक ये वेट करता है। किस चीज का वेट करता है? कि पुरुष का स्पर्म यहां आ जाए तो ये फर्टिलाइज होकर क्या बेबी का निर्माण कर ले, जायगोट का निर्माण कर ले। लेकिन अगर महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं जाती है तो क्या होगा? तो फिर ये ओवा 72 घंटे के बाद गर्भाशय में चला जाएगा। जैसे ही गर्भाशय में पहुंचेगा और गर्भाशय देखती है कि यार ये ओवा तो खाली हाथ आया है, ओवा तो खाली हाथ आया यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो गर्भाशय क्या करती है? इस ओवा को बाहर निकाल देती है, और ओवा के साथ साथ जो भी इसने मटेरियल यहाँ इकट्ठा किया था उस सबको बाहर निकाल देती है। उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारा ब्लड निकलता है, ठीक है। तो जब निषेचन नहीं होता तब क्या होता है? देखिए तब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म। क्या होता है? मासिक धर्म, या इसका एक और नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को इसका एक और नाम है, इसे रजोधर्म भी कह देते हैं, ठीक है, रजोधर्म भी कह देते हैं, इसे मासिक धर्म भी कह देते हैं। अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? सबसे पहली बात, इसका जो टाइम होता है वो 28 दिन का होता है सामान्यतः, है ना। कुछ महिलाओं में 28 से 30 दिन, कुछ महिलाओं में 29 दिन कभी कभी, लेकिन मोस्टली क्या होता है 28 दिन का इसका एक पूरा साइकिल होता है। ये 28 दिन बाद बार बार ये रिपीट होता है, मासिक धर्म 28 दिन बाद रिपीट होता है। इसका टोटल चलने का जो टाइम होता है वो कितने दिन तक चलता है? ब्लीडिंग कितने दिन तक चलती है? ब्लीडिंग सामान्यतः 4 दिन तक चलती है, लगभग 4 डेज तक ब्लीडिंग इसमें होती है, ब्लड निकलता है। मासिक धर्म होने का क्या मतलब है? देखिए तो जब यहाँ से खाली हाथ ओवा पहुंचेगा तो गर्भाशय के पास, गर्भाशय क्या करती है? अपने पास बहुत सारा ब्लड इकट्ठा कर लेती है। यहाँ जिन 14 दिनों के दौरान यहाँ ओवरी के पास विकास हो रहा था ओवा का, उन्हीं 14 दिनों के दौरान गर्भाशय भी अपना विकास कर रही होती है कि मेरे पास बेबी आएगा, मेरे पास बच्चा आएगा जिसका मैं विकास करूंगी। तो ये गर्भाशय क्या करती है? बहुत सारा ब्लड इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है, बहुत सारा ब्लड इकट्ठा करना, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। बहुत सारा मटेरियल यहाँ इकट्ठा ये करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही यहाँ खाली हाथ पहुंचता है ओवा तो ये जितना मटेरियल, जितना ब्लड इसने स्टार्ट किया था ये सब बाहर की तरफ निकाल देती है। जो गर्भाशय है वो सिकुड़ती है, सिकुड़कर इसकी दीवारें भीतर की ओर ऐसे सिकुड़ती हैं तो पेट में एक दर्द होता है, मरोड़ के साथ बहुत तेज दर्द होता है, और बहुत सारी यहाँ से ब्लीडिंग होती है जो कि लगभग 4 दिन तक चलती है। अब देखिए जो महिलाएं, अच्छा ये कितनी एज में स्टार्ट होता है? शुरुआत इसकी कितनी उम्र में होती है? इसकी शुरुआत होती है लगभग 12 से 14 वर्ष की उम्र में।
और इसका अंत कब हो जाता है? इसका अंत हो जाता है लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र में। कुछ महिलाएं इससे आगे भी जा सकती हैं, कुछ महिलाएं इससे कम उम्र में भी निवृत्त हो जाती हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत को क्या कहते हैं? जब किसी महिला में पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है या मासिक धर्म आता है, इसकी शुरुआत होती है, तब उसको कहते हैं मीनार्च। और या फिर इसे कहते हैं रजो दर्शन। क्या कहते हैं? रजो दर्शन, यानी कि पहली बार मासिक धर्म होना क्या कहलाता है? रजो दर्शन कहलाता है। और जब किसी महिला में ये समाप्त हो जाता है तब उसे कहते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज, और मीनोपॉज को कहते हैं रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति, जब किसी महिला में मासिक धर्म शुरुआत हो तो उसे रजो दर्शन कहते हैं, और जब इसकी ये समाप्त हो जाता है तो इसे कहते हैं रजोनिवृत्ति। ठीक है, एक और चीज, ये हमारी पहली कंडीशन पढ़ रहे थे ना हम, पहली कंडीशन अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मासिक धर्म का ये ये चीज हो गई। अच्छा, शुरुआत हो गई, इसकी अंत हो गया। इसका ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है? लगभग 4 दिन तक होती है। ठीक है, एक महिला अपने पूरे जीवन काल में लगभग 400 मासिक धर्म से गुजरती है। एक महिला अपने पूरे जीवन काल में लगभग 400 मासिक धर्म से गुजरती है। ठीक है, तो ये थी हमारी जो आज का जो मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके समझ में आ गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्यों है? जब निषेचन की क्रिया नहीं होती। अब हम सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, जब निषेचन की क्रिया हो जाती है। अब हम सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, जब निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में, सेकंड कंडीशन है जब निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में हो जाती है। अच्छा, महिला नसबंदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि महिला नसबंदी में फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वैसे मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, पर फिर भी लिखा दूंगा, इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी महिला नसबंदी को, है ना, और पुरुष नसबंदी को वेसेक्टोमी कहते थे। ठीक है, अब हमारी सेकंड कंडीशन है जब निषेचन की क्रिया हो जाती है। जब निषेचन यहां पर हो जाए, निषेचन का मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूं, जब यहां ओवा फीमेल की तरफ से जो आता है ओवा, और पुरुष की तरफ से जो स्पर्म आता है वो यहां मिल जाए तब क्या होगा? देखिए, मिल जाएगा तब होगा, यहां बनेगा जायगोट। क्या बनेगा? जायगोट। ठीक है, जायगोट को हम कहते हैं युग्मनज। जायगोट को कहते हैं युग्मनज। यहां युग्मनज बन जाएगा, यानी कि जायगोट बन जाएगा। अब देखिए, जो जायगोट है इसे 0 से लेकर जो 14 दिन का टाइम है तब इसे जायगोट कहते हैं या युग्मनज कहते हैं। उसके बाद ये कहलाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब है, इसे कहते हैं भ्रूण। और लगभग 15 दिन से लेकर 3 महीने तक का जो टाइम है तब इसे कहते हैं एम्ब्रियो या भ्रूण। ठीक है, और उसके बाद 3 महीने के बाद ये कहलाता है फेटस। तब इसे क्या कहते हैं? या विकसित भ्रूण इसे कह सकते हो आप, विकसित भ्रूण। इसे क्या कहते हैं? विकसित। चौथे महीने से लेकर आगे जो पूरा 9 महीने का जो साइकिल है तब इसे क्या कहेंगे? विकसित भ्रूण कहेंगे। ठीक है, तो ये जायगोट बन गया। और इस कंडीशन में होगा क्या? देखिए, जब निषेचन हो जाएगा तो महिला क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रेग्नेंट। अब जब ये जायगोट क्या होगा? यहाँ जायगोट बनेगा, जायगोट पहुंचेगा गर्भाशय के पास। गर्भाशय में इसके चारों ओर एक झिल्ली बन जाती है। गर्भाशय में इसके चारों ओर एक झिल्ली बन जाती है, यहाँ ऐसे झिल्ली बन जाती है। उस झिल्ली को कहते हैं प्लीसेंटा।
उस झिल्ली के ये जो जायगोट है, जायगोट के चारों ओर इस तरीके से इसे कवर करने के लिए, इसे प्रोटेक्शन देने के लिए, इसे पोषण देने के लिए प्लीसेंटा बन जाती है। ठीक है, प्लीसेंटा नामक झिल्ली बन जाती है जो इसे पोषण देती है, खाना पीना देती है, इसकी सुरक्षा करती है, भ्रूण की सब काम यहाँ होता है। ठीक है, प्लीसेंटा नामक झिल्ली, प्लीसेंटा को हिंदी में कहते हैं अपरा, प्लीसेंटा को हिंदी में कहते हैं अपरा। तो अपरा नामक झिल्ली जो है इसको पोषण देती रहती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ प्लीसेंटा से एक हार्मोन उत्सर्जित होता है। जैसे ही यहाँ एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो कहाँ पहुँचा, जायगोट यहाँ पहुँचा, जैसे ही गर्भाशय में जायगोट पहुँचेगा, इसके चारों ओर 14 दिन बाद लगभग झिल्ली बन जाएगी। ये 14 दिन बाद बनती है प्लीसेंटा। जब ये प्लीसेंटा बन जाएगी तो प्लीसेंटा से एक हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है जिसे कहते हैं HCG। HCG हार्मोन ही प्रेगनेंसी की जांच के लिए काम आता है। जो आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल टेस्ट किट वगैरह आती हैं जो प्रेगनेंसी की जांच कर देती हैं। तो प्रेगनेंसी की जांच में उसमें मूत्र की 1 बूंद डालो या 2 बूंद डालो, उससे पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। उसमें पता कैसे चल जाता है, तो उसमें पता एक्चुअली मूत्र के साथ HCG नामक हार्मोन उत्सर्जित होने लगता है प्रेग्नेंट होने पर, जिसे कौन बनाता है, प्लीसेंटा। इस हार्मोन को कौन उत्सर्जित करता है, प्लीसेंटा। अब प्लीसेंटा तभी तो बनेगी जब यहाँ एम्ब्रियो भ्रूण बन जाएगा, यानी कि जब महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी तभी तो प्लीसेंटा बनेगी। जब प्रेग्नेंट नहीं होंगी तब तो सीधे सीधे यहाँ एम्ब्रियो ये आ रहा था ओवा, और सीधे सीधे उसे निकाल दिया जा रहा था गर्भाशय के द्वारा, तो वो वहाँ क्या हो रहा था, मासिक धर्म हो रहा था। लेकिन जब महिला गर्भवती हो जाएगी तो प्लीसेंटा बन जाएगी भ्रूण के चारों ओर, और प्लीसेंटा एक हार्मोन निकालना शुरू कर देती है जिसे कहते हैं HCG हार्मोन। और HCG हार्मोन ही प्रेगनेंसी की जांच में काम आता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है आपसे कि प्रेगनेंसी की जांच में किस हार्मोन का यूज करते हैं, HCG नामक हार्मोन का हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से हमारे कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि जब सेकंड कंडीशन है, जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, जब निषेचन हो जाता है तो जायगोट बनता है, जायगोट के चारों ओर प्लीसेंटा नामक झिल्ली बनती है, जायगोट पहुंच जाता है गर्भाशय में, गर्भाशय इसका विकास करना शुरू कर देती है, और 9 महीने बाद ये जायगोट, पहले जायगोट एम्ब्रियो में बदलता है, फिर फेटस में, फेटस विकसित भ्रूण होता है, और बाद में 9 मंथ बाद एक प्यारे से बेबी का जन्म होता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें जो क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे गर्भाशय के बारे में। अब हम पढ़ेंगे गर्भाशय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। ओवरी का काम मैंने आपको बता दिया। अंडाशय का काम क्या होता है, अंड का निर्माण करना। अंड पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर वो 72 घंटे तक वेट करता है। अच्छा, गर्भाशय पढ़ने से पहले हम एक कंडीशन और पढ़ लेते हैं, गर्भधारण की स्थिति, गर्भधारण के लिए स्थिति, गर्भधारण की सही स्थिति। ठीक है, ये आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि ये ओवा जो है ये लगभग 14 दिन बाद, ओवरी जो है अंडाशय 14 दिन बाद अंड का उत्सर्जन करती है। तो देखिए, जैसे 14 दिन बाद अंड का उत्सर्जन हुआ, मान लीजिए इस समय 14 दिन बाद। अब अगर इसी समय कोई महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाती है तो यहाँ पर निषेचन हो जाएगा, यानी कि बेबी का निर्माण हो जाएगा। और अगर अगले दिन जाती हैं तो भी, अगले दिन जाती हैं तो भी अगले दिन। क्यों? क्योंकि इसका जो ओवा निकला था यहाँ, इसका जीवन काल कितना था, 72 घंटे, यानी कि 3 दिन, यानी कि 3 दिन तक यहाँ रह सकता है ये। तो इन 14 दिन के बाद 15, 16, 17वें दिन तक अगर कोई महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाती हैं तो भी उनके प्रेग्नेंट होने के पूरे चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जीवन काल होता है 3 दिन का। ठीक है, और अगर इससे पहले भी अगर कोई महिला यहाँ 17वें दिन तक, लेकिन 14वें दिन से पहले भी अगर कोई महिला सेक्सुअल इंटरकोर्स में गई थी तो भी प्रेग्नेंट होने के चांस होते हैं। अगर कैसे, 14वें दिन से 13 और 12वें दिन से 17वें दिन के बीच में प्रेग्नेंट होने के चांस होते हैं अगर कोई महिला इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाती है तो। कैसे? देखिए, 12 दिन मैंने इसलिए लिए क्योंकि अगर कोई महिला 2 दिन पहले, जैसे 12वें दिन ही सेक्सुअल इंटरकोर्स में गई थी, तो जो मेल का जो स्पर्म होता है उसका जीवन काल होता है 48 आवर्स का, 48 घंटे या 2 दिन कह सकते हो। ठीक है,
2 दिन का इसका जीवन काल होता है, तो 2 दिन ये महिला के शरीर में वेट कर सकता है, जीवित रह सकता है। अब ये यहाँ पहले से ही पहुंच गया, 12वें दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था और ये पहले से ही यहाँ जाके बैठा है स्पर्म, और जैसे ही 14वां दिन हुआ यहाँ से ओवा आया तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और महिला क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 14वें दिन के बाद ही आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाएंगे तभी प्रेग्नेंट होंगे, उसके पहले भी। इसीलिए जो सही समय होता है वो क्या होता है, 12 से लेकर 17वें दिन के बीच में अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाते हैं तभी क्या होंगे, प्रेग्नेंट होंगे। इसके बाद कोई प्रेगनेंसी नहीं होती और ना ही इसके पहले कोई प्रेगनेंसी होती है। फर्स्ट डे तो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में जा ही नहीं सकते, क्योंकि उस दौरान तो मासिक धर्म रहता है जो कि लगभग 4 दिन तक रहता है। तो इसके बाद कोई स्थिति नहीं बनती किसकी, प्रेगनेंसी की। 12 से 17वें दिन के बीच में प्रेगनेंसी की कंडीशन बनती है। अब देखिए, अब हम यहाँ एक चीज़ और जान लेते हैं, गर्भाशय के बारे में पढ़ लेते हैं। और गर्भाशय के बाद कुछ और अभी अंग बचे हैं जिनके बारे में हमें आज पढ़ना है। गर्भाशय को क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। ठीक है, यूट्रस या गर्भाशय, इसे बॉम्ब भी कह देते हैं। बॉम्ब का मतलब है वही गर्भाशय या कोख जिसे कहते हैं, माँ की कोख। तो यहाँ पर क्या होता है, गर्भाशय में बच्चे का निर्माण होता है 9 माह तक, बच्चे का विकास होता है 9 माह तक। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जायगोट पहुँचता है और जायगोट पहुँचकर उसके चारों ओर एक झिल्ली बन जाती है जिसे प्लीसेंटा कहते हैं। एक और चीज़ है, गर्भाशय अपने आप को पहले से ही रेडी करके रखती है, किसके लिए, बेबी के लिए। बेबी के लिए गर्भाशय रेडी करके रखती है, लेकिन जब कभी बेबी यहाँ निषेचन नहीं हो पाता तो सीधे सीधे यहाँ पर ओवा पहुँचता है और ओवा को ये बाहर निकाल देती है। रेडी इसलिए करती है, 14 दिन तक ये खुद भी रेडी होती रहती है, बहुत सारा मांस, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेती है, ब्लड बहुत सारा इसलिए इकट्ठा कर लेती है ताकि बेबी आएगा तो उसका क्या करना है, पोषण करना है। लेकिन जब बेबी नहीं आता तो ये क्या करती है, पूरा इसे बाहर निकाल देती है गर्भाशय, और उसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म कहते हैं। गर्भाशय का वेट, भार आपसे आ जाता है इसका। देखिए, सामान्य भार जो महिलाएं, कुंवारी महिलाएं कह सकते हो आप, उनमें इसका भार होता है 50 ग्राम से लगभग 60 ग्राम। यानी कि जो एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई है उनमें गर्भाशय का भार होता है 50 से 60 ग्राम। लेकिन जो महिलाएं कम से कम एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं उनमें इसका भार हो जाता है लगभग 100 ग्राम। लगभग कितना भार हो जाता है, 100 ग्राम। ठीक है, चलिए अब गर्भाशय के बाद अगली जो चीज आती है वो है सर्विक्स। इसे ग्रह ग्रीवा कहते हैं। ग्रह ग्रीवा या सर्विक्स आपने ज्यादा सुना होगा। ये देखिए, ये रहा, ये वाला जो पार्ट है ये गर्भाशय और जो वेजाइना है यानी कि योनि, इन दोनों के बीच का हिस्सा होता है और बहुत बारीक सा छिद्र होता है, बहुत बारीक सा छिद्र होता है जिसमें से मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लीडिंग होती है बस। ठीक है, तो ये जो गर्भाशय है, गर्भाशय का एक इम्पोर्टेंस है। ये इम्पोर्टेंस ये है इसका गर्भाशय का कि ये क्या कर, इस यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है हमसे कि सर्वाइकल कैंसर में क्या, कौन सी चीज़ प्रभावित होती है, तो उसमें ये सर्विक्स से ही प्रभावित होती है। सर्विक्स ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका कई सारे कारण हैं, ज़्यादातर इन्फेक्शंस वगैरह सब यही होते हैं क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सबसे ज़्यादा यहीं पर प्रॉब्लम होती है। और ये सर्विक्स जो है ये डैमेज होने पर क्या होता है, यहीं पर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं महिलाओं से संबंधित। प्लस सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा आजकल महिलाओं की समस्या बन गया है। तो ये सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, अच्छा, सर्वाइकल कैंसर का एक कारण हमें पता चला है। ये एक तरीके से एकमात्र कैंसर है मानव में जिसका कारण पता है वैज्ञानिकों को, बाकी कैंसर का 100% कारण नहीं पता। सर्वाइकल कैंसर जो कि महिलाओं में होता है उसका कारण होता है HPV, ह्यूमन पैथिलोमा वायरस। क्या होता है, ह्यूमन पैथिलोमा वायरस। ठीक है, तो सर्वाइकल कैंसर का कारण क्या है, सर्वाइकल कैंसर का HPV यानी कि ह्यूमन पैथिलोमा वायरस। तो यह है आपकी सर्विक्स। और सर्विक्स के बाद के जो नीचे की संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं योनि, वेजाइना।
योनि। देखिए वेजाइना का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? वेजाइना का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ये पुरुष से आने वाला स्पर्म को ग्रहण करती है। पुरुष यहाँ जब वीर्य छोड़ देता है तो उसमें बहुत सारे करोड़ों स्पर्म होते हैं। वे स्पर्म ये इसी रास्ते से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? फैलोपियन ट्यूब के पास पहुँचते हैं। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है पुरुष की तरफ से आने वाला जो स्पर्म है उसको ग्रहण करना। और देखिए जो पुरुष होते हैं उनमें मूत्र मार्ग और वीर्य के उत्सर्जन का मार्ग एक ही होता है, लेकिन महिलाओं में दोनों मार्ग अलग अलग होते हैं। महिलाओं में दोनों मार्ग अलग अलग होते हैं। यहाँ से मूत्र उत्सर्जन का मार्ग होता है, उसके नीचे क्या होता है? वेजाइनल पार्ट होता है, या यहाँ पर, ठीक है। और इसके ऊपर एक बिंदु होता है, इसके ऊपर एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं क्लाइटोरियस। क्लाइटोरियस, ये जो क्लाइटोरियस बिंदु है इसे महिला का उत्तेजना बिंदु भी कहते हैं। इसे महिला का उत्तेजना बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। ये एक्साइटिंग पॉइंट होता है महिलाओं के लिए, उत्तेजना बिंदु इसे कहा जाता है, ठीक है। ये जो वेजाइना है, वेजाइना का इस तरीके से स्टार्टिंग में शुरुआत में एक झिल्ली चढ़ी होती है इस तरीके से, जिसमें एक बहुत बारीक सा छिद्र होता है, बहुत बारीक सा छिद्र होता है, बाकी एक झिल्ली छड़ी होती है जो वेजाइनल पार्ट होता है उस पर बाहर की तरफ, ठीक है। इसका जो मुख है, बहुत सारे लोगों में ये परंपरा रही है कि मतलब एक तरीके से ये मान्यता रही है कि ये अगर ये झिल्ली जो है ये पहले से ही टूटी हुई पाई जाती है तो महिला को वर्जिन नहीं माना जाता, ठीक है, जो कि गलत है। देखिए एक्चुअली ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली को कहते हैं योनिच्छद, या इंग्लिश में कहते हैं इसे हाइमन। हाइमन को वर्जिनिटी का साइन माना जाता है। अगर हाइमन मौजूद है, ठीक है, तो माना जाता है कि हाँ महिला वर्जिन है, वरना नहीं। लेकिन ये गलत है एक्चुअली। बहुत बचपन में ही या उसके बाद खेल कूद में बहुत सारे लोग रनिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस दौरान ये हाइमन जो झिल्ली है ये सेल्फ ही डैमेज हो जाती है, अपने आप ही ये झिल्ली फट जाती है। इस झिल्ली का फटना जरूरी नहीं है कि महिला पहले से ही ऑलरेडी मतलब वर्जिन नहीं है। ये झिल्ली जो है ये ऐसा प्रूफ नहीं करती, ठीक है। तो चलिए इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। आगे हम एक काम करेंगे, आगे और कुछ चीज़ें बची हुई हैं उनको अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।